नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत साइंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर हैं उन पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो हमारा जो इससे पहले हमने वीडियो देखा था वो ये वायु पर आधारित, जो ये वायु वाला है ओजोन परत हरित गृह, इस पर आधारित प्रश्न देखे थे। 30 प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है यानी कि जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, ये जो टॉपिक है इस पर आधारित कुल 37 प्रश्न। और 37% सभी इसी एक पहले पार्ट में ही, यानी कि कोई इसका पार्ट नहीं होगा, सारे प्रश्न हम एक साथ ही जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, जल प्रदूषण, जल संरक्षण। तो सबसे पहले जल पर आधारित प्रश्न। प्रश्न आपका है कि पानी का जो भारीपन है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आप परिभाषित कैसे करेंगे पानी के भारीपन को? तो आप कहेंगे ऐसा जल जिसमें खनिज लवणों की अधिकता हो, और तब जल की जो कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं, सल्फेट यौगिक होते हैं, उनके कारण होती है। मुख्य पहचान इसकी ये होती है कि साबुन के साथ झाग उत्पन्न जो है ये नहीं करता है। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला सही होगा। Ca2+ और Mg2+ के क्लोराइड और सल्फेट के कारण पानी का भारीपन जो है वो होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पानी का भारीपन अलग है और एक और इसे मिलता जुलता वर्ड होता है, वो होता है भारी जल। तो भारी जल और पानी का भारीपन दोनों अलग अलग। अगला है जल की कठोरता। अस्थाई कठोरता के लिए कौन सा सर्वाधिक उत्तरदायी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaCl2, MgSO4 या फिर CaCO3। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा सर्वाधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है आपका पहला ऑप्शन, यानी कि MgHCO3 का होल ट्वाइस। और इसे हम क्या कहते हैं? Mg मतलब मैग्नीशियम, और H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का होल ट्वाइस को पूरा पढ़ेंगे कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसी को ही मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा प्रश्न है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड आपका सही हो जाएगा। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर होता है। चौथा प्रश्न कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहा जाता है? जल पर आधारित ही प्रश्न है, इसीलिए सब जल पर आधारित ही पूछे जाना है, यानी टॉपिक ही आपका जल था। तो बताइए कि कौन सा सही होगा। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? तो आंसर की बात करते हैं, आपका खारा जल जो है वो सही हो जाएगा। खारा जल इसे कहते हैं। बाकी तो भारी जल आपने ऊपर देखा ही था। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। भारी जल होता है ना, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है, क्योंकि तीन होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। पांचवा प्रश्न है भारी जल जो है वो है, बताइए। अब देखिए यहीं पर जो चीज जो अभी मैंने बताई वही पूछी गई है। मोनोटेरियम ऑक्साइड, पॉलीटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर ट्रीसीरिम ऑक्साइड, कौन सा सही होगा? अभी मैंने बताया भारी जल जो होता है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है इसका ऑक्साइड होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल वो सही हो जाएगा। ये जो नाम लिखे ना ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, और तीन समस्थानिक सबसे अधिक पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटियम, और इसे हम 1H1 के नाम से इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है प्रोटियम के बाद ड्यूटेरियम, जो कि यहाँ लिखा था, इसे हम 1H2 इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइटियम, जिसे हम 1H3 इस टाइप से जो है प्रदर्शित करते हैं। जो यहाँ पर ऊपर मान लिखा होता है ये द्रव्यमान संख्या होती है, और द्रव्यमान संख्या को ही हम परमाणु भार कहते हैं, जो ऊपर लिखा होता है मान। और जो नीचे लिखा होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। जैसे अगर बात करें ड्यूटेरियम की तो उसमें द्रव्यमान संख्या 2 होगी, और जो परमाणु क्रमांक होगा वो 1 होगा। ड्यूटेरियम की खोज भी पूछी जाए तो यूरे ब्रिकवेट जो है और मर्फी, उन्होंने मिलकर की थी 1931 में। और यूज कहाँ किया जाता है ड्यूटेरियम का? तो कार्बनिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनकी क्रियाविधि समझाने में, नाभिकीय प्रतिक्रिया जो है उसमें बमबारी में, इन सभी जगह वो होता है। अगला देखते हैं प्रश्न छठा कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ गिरा है,
पृथ्वी पर पानी का कुल कितने परसेंट भाग ताजा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो परसेंटेज आपको जो है वो बताना है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि 1% से भी कम है आपका जो है वो सही हो जाएगा। जो कि पूछा गया है कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए भी सुलभ है, तो वो 1% से भी कम है। बाकी आप जानते हैं खारा जल जो है कितना ज्यादा परसेंटेज है। सातवां प्रश्न है कि अशुद्धि जो है उसे पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? आसुत, खनिज जल, झरने का जल, उबला हुआ जल। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन आसुत जल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को आसुत जल जो है वो कहा जाता है। आसुत जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। DISTILLED, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं आसुत जल को। आसुत जल के बारे में एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि जो आवश्यक लवण होते हैं ना जीवन के लिए पानी में जो घुले हुए होते हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि अशुद्ध जल होता वही है जिसमें अनेक प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं उसको आसवन जो विधि होती है उसके माध्यम से हटा दिया जाता है। तो आसवन में क्या होता है, पानी को उबाल कर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है, तो इसीलिए पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिर बाद में लास्ट में आवश्यक लवण भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो वही पूछा गया था अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो परम शुद्ध है मतलब आशुद्ध जल है। आठवां प्रश्न कह रहा है यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर घटता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यदि किसी द्रव पर दाब आप बढ़ाएंगे तो उस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि उसका जो क्वथनांक है वो भी साथ में जो है वो बढ़ता जाता है। गलनांक आपका होता है ठोस से द्रव, जैसे कि एक बर्फ है और वो पिघल कर लिक्विड में आ जाए तो वो क्या है, वो आपका गलनांक होता है। अब यही थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि और इसे आप गर्म करें द्रव को और वो वाष्प में जो है वो बदल जाए तो उसे कहते हैं क्वथनांक। और क्वथनांक क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप देखते हैं एक प्रेशर कुकर होता है उसमें ऊपर से पूरा ढक्कन बंद होता है, तो जब उसमें दबाव अंदर प्रेशर बनता है तो उसका जो क्वथनांक होता है यानी द्रव से भाप बनने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नवा प्रश्न देखते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो दाब वृद्धि के साथ पानी का जो क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? ये तो हमने ऊपर प्रश्न देखा, वही प्रश्न है, क्योंकि यहाँ हमने जो देखा था आठवां था, यहाँ पर किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पूछा था, तो यहाँ पर उसी को दाब वृद्धि के साथ करके पूछ लिया गया है। तो आंसर तो आपका बदलेगा नहीं, यहाँ पर भी बढ़ता ही है जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी का जो घनत्व है वो क्या है? 1000 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर, 1 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन यानी कि 1000 किलो प्रति घन मीटर आपका सही हो जाएगा पानी का घनत्व। और यहाँ पर एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं लिखा है, वैसे अगर आप देखेंगे तो 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर करके आपका ये एक्चुअल जो है वो होता है। ऑप्शन में सबसे नजदीक 1000 के ही लिखा था, तो इसलिए ए वाले ऑप्शन के साथ हम गए। पर अगर ऑप्शन में 997 आएगा तो आपको इसी को टिक करना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर की किस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 50, 4, या बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऊपर प्रश्न एक आया भी था इस टाइप का कि किस टेम्परेचर पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो होता है। कई बार यहाँ पर गलती ये लोग करते हैं 100 डिग्री लगा देते हैं या 0 लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा पानी के घनत्व की जब भी बात की जाए तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सभी जानते हैं पानी जो है जमता, हिमांक मतलब हिम, हिम मतलब क्या, बर्फ, बर्फ मतलब जब कोई द्रव जो है वो ठोस में जो है वो बदल जा रहा है वो टेम्परेचर, तो पानी का ही पूछा गया है। तो पानी बर्फ कितने टेम्परेचर पर बन जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो बर्फ बन जाता है पानी। अब इसी 0 डिग्री सेल्सियस को आप अगर फॉरेन हाइट में बात करेंगे तो सेल्सियस में मान है,
तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होगा। और साथ ही साथ अगर इसको केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन आपका होगा। तो हो सकता है ऑप्शन में केल्विन में लिखा हो मान, हो सकता हो सेल्सियस में लिखा हो, और हो सकता हो फ़ारेनहाइट में लिखा हो। तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए। 13 नंबर से प्रश्न आपके जल प्रदूषण से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था उसमें सबसे पहले जल के अंतर्गत आवश्यकता थी, उपयोगिता थी, स्रोत थे, गुण थे, इतनी चीजें हमने देखी। अब हमारा प्रदूषण पर आधारित जो है प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो सीवेज में पाई जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो अधिकतम होती है अवायवीय, रोगजनक, मृतोपजीवी या परजीवी। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सीवेज में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है वो अधिकतम रोगजनक जो है वो होते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योगों से तेल रिसाव या फिर वाहनों की तेज आवाज। कौन सा जल प्रदूषण का कारण जो है वो नहीं है। अब जल प्रदूषण बैक्टीरिया से तो होता है, अजैविक रसायन जो मिल जाते हैं उससे भी होता है, उद्योगों से तो बिल्कुल होता है, पर तेज आवाज से तो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यही वाला आपका ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, क्योंकि जल प्रदूषण नहीं पूछा गया है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, इससे जल प्रदूषण नहीं होता है। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि जैव अपघटनीय संदूषण, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक माध्यम जो है उनसे शीघ्र अपघटित होते हैं, अपघटित ही नहीं किया जा सकता, केवल जलाकर अपघटनीय होते हैं, या केवल बहते पानी में निपटान किया जाता है। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही होगा कि प्राकृतिक जो माध्यम है उनसे शीघ्र अपघटित जो है ये होते हैं, जैव अपघटनीय संदूषण। अगला प्रश्न है 16 नंबर की जैव जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग है, जिसे हम बीओडी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी माप करता है। और बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बताइए किसकी माप इनमें से करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की जो है ये माप करता है। नाम में ही, फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ रहा है, हिंदी में ही जो नाम लिखा है उससे समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन मांग यानी कि ऑक्सीजन की माप करता है। 17 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें है। धुआं है, औद्योगिक अपशिष्ट है, अमोनिया है, या फिर धोने का पाउडर है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों से निकलते हैं ना अपशिष्ट पदार्थ, वो बहा दिए जाते हैं जल में, तो यही रीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांतों को, वृक्क को, मस्तिष्क को, हृदय को। बताइए, अच्छा प्रश्न है, कौन सा सही होगा। जो फ्लोराइड प्रदूषण है वो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो पहला ही ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दांतों को जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित वो करता है फ्लोराइड प्रदूषण। तो दांतों को जो है प्रभावित करता है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, या फिर जल प्रदूषण, कौन सा सही होगा। निम्नलिखित जो है उसमें से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं। तो अधिकांश कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप कहेंगे कि जल प्रदूषण आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर आप देखते हैं नदियों में जो है वो कपड़े धोना और चीजों को बहा देना, जानवरों को नहलाना, तो गांव वगैरह में ये सारी चीजें अधिकतर देखने को मिलती हैं। जल प्रदूषण आपका सही होगा। 20 नंबर प्रश्न में, कौन सा निम्नलिखित वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। नहीं पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कौन सा इनमें से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। आंसर की बात करते हैं, तो आपका अम्लीय वर्षा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कारण जो है वो नहीं है, वो अम्लीय वर्षा इनमें से नहीं है। और अम्लीय वर्षा आप जानते हैं जल के रूप में आती है, तो जल प्रदूषण में ही आएगा, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। 21 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, या तेल फैलना। जल प्रदूषण जो है उसका कारण कौन सा नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे कि तट पर मछली पकड़ना
ये किसी भी प्रकार से जल प्रदूषण का के कारण के अंतर्गत तो नहीं आएगा, बाकी सभी कारण में जो है वो आ जाएंगे। अगला 22 प्रश्न है, सुपोषण जो है उसके कारण होता है अम्ल वर्षा, नाइट्रेट और फास्फेट, सल्फेट और कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सुपोषण किसके कारण होता है ये पूछा गया। आंसर की बात करते हैं चार ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन नाइट्रेट और फास्फेट आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो सुपोषण जो है इसी के कारण होता है। और सुपोषण होता क्या है, तो सुपोषण होता है कि कोई जलाशय हो, उसको पोषक तत्वों से जो है वो समृद्ध किया जाए, बस यही आपका होता है सुपोषण। जैसे कि सुपोषण की प्रक्रिया में आप देखेंगे तो जलाशय में पौधे हो गए या शैवाल हो गए, एल्गाई जो है उसका विकास किया जाता है, तो ये सुपोषण की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो नाइट्रेट और फास्फेट के कारण होता है। 23 नंबर प्रश्न है आपका कि पीने योग्य जल का विसंक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है। दुर्गंध, जीवाणु, गंदलापन या रंग, कौन सा सही होगा। पीने योग्य जल का जो विसंक्रमण है वो किसे हटाने के लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे जीवाणु को हटाने के लिए किया जाता है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है। प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका द्वितीयक उपचार जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। तो आपका द्वितीय उपचार द्वारा जल की जो जैविक ऑक्सीजन मांग है उसमें कमी आती है। बाकी मैंने ये बता ही दी आपको, जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी, बीओडी क्या होता है, ऑक्सीजन की वो मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ जो है उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, वही आपकी जैविक ऑक्सीजन मांग या बीओडी जो है वो कहलाती है। और जल प्रदूषण की जो मात्रा होती है ना उसको भी बीओडी के माध्यम से ही जो है हम मापते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक जो है वो बताइए कौन से हैं। ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, पूछा जाता है, बताइए कौन सा सही होगा। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक जो है वो इनमें से कौन से जो है वो हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। आंसर की बात करते हैं तो आपका लाइकेन और मास जो है वो सही हो जाएगा। लाइकेन और मास ये जो है प्रदूषण के सूचक के रूप में जो है वो काम करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपका कि तेजाब वर्षा जिसे हम एसिड रेन कहते हैं वो पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर। तो एसिड रेन किसके कारण होती है, पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, कौन कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर, और ये सल्फर ना होकर पूरा सल्फर डाइऑक्साइड होगा, इन्होंने खाली सल्फर लिख दिया है। और SO2 आप जानते हैं ना कि जो औद्योगिक नगर वगैरह होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की धीरे धीरे मात्रा बढ़ती है, तो ये गैस वायुमंडल का जो जल वाष्प होता है ना उसमें घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बना लेती है जिसे हम H2SO4 कहते हैं, उसका निर्माण करती है। और अम्ल वर्षा के साथ यही भूमि पर जो है वो गिरता है। बाकी एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा जो है सबसे पहली बार तो 1972 में स्वीडन में सबसे पहली बार तेजाबी वर्षा जो है वो हुई थी। अगला देखते हैं 27, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो है वो हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका आर्सेनिक सही हो जाएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न 28 है, मानव जनित पर्यावरण ये जो प्रदूषण है वो क्या कहलाते हैं। परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या फिर एंथ्रोपोजेनिक, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक जो है वो सही होगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को हम कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ जो है वो किया जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा या फिर हवा के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो वर्षा के द्वारा किया जाता है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को, वर्षा के द्वारा। अब हमारे बाकी बचे जो प्रश्न है वो जल संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि इस सिलेबस में जो लास्ट है टॉपिक वो है जल संरक्षण आपका, तो इसी पर बेस्ड हम बाकी बचे प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 30 नंबर प्रश्न आपका है, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कहां से कहां के मध्य ये पूछा गया है।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन, कानपुर और इलाहाबाद जो है वो सही हो जाएगा। इसके मध्य बीओडी आपका जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गंगा नदी में। 31 नंबर प्रश्न है आपका कि गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसकी जल की जो गुणवत्ता है उसका विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना जो है वो की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों में दो मुख्य केंद्र हैं वो नगर जो है वो कौन से हैं? बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऋषिकेश और वाराणसी जो है वो सही हो जाएगा। ऋषिकेश और वाराणसी जो है इन दो नगरों में मुख्य जो है वो केंद्र हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाला है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका वर्षा के जल का संचयन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कि कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाला है? वर्षा के जल का संचयन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 33 प्रश्न कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यही प्रश्न पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देंगे। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? कुछ लोगों ने आंसर जिनका दिया था, जिन्होंने एकदम सही दिया था कि 1974 दिया था सभी ने, तो बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में ही जो है आपका लागू किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है, टोटल आपके 37 तक प्रश्न है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण जो है वो क्या है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तालाब, दलदल, झरना, नदी, तालाब, नदी, उपरोक्त सभी। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन यानी तालाब और दलदल जो है आपका सही हो जाएगा। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण। 35 नंबर प्रश्न में, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या फिर अपोहन? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका स्कंदन जो है वो सही होगा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा जो है वो स्वच्छ करती है। 36 नंबर प्रश्न आपका है, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? प्रस्वेदन के द्वारा, उत्कुलन के द्वारा, विद्युत पृथक्करण के द्वारा या उत्क्रम परासरण के द्वारा? आंसर की बात करते हैं तो उत्क्रम परासरण जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम परासरण के द्वारा बदला जा सकता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोग शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से ना जुड़े हो तो सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विधानों में से कौन सा पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में व्यवहारिक नहीं होता? नहीं पूछा गया है। तो जल उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, पत्तन विधि संशोधन अधिनियम? बताइए कौन सा सही होगा। नहीं भी अगर आपको पता है ना तो इनके नाम से ही आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो उपकर लगाने से नहीं होगी। तो जल उपकर अधिनियम आपका जो है ये किसी भी प्रकार से संबंधित इससे नहीं। बाकी सभी जो है वो है वन संरक्षण, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, पत्तन विधि संशोधन, ये सभी सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। और ये जो प्रश्न है ये आपके कोर्स में आगे जो चैप्टर दे रखा है ना, पदार्थों के समूह, इस पर बेस्ड है, क्योंकि इसके बाद हम इसी टॉपिक को जो है वो देखेंगे। तो प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में जो है वो नहीं घुलता है? ए ऑप्शन है दूध, बी ऑप्शन है शहद, सी ऑप्शन है अल्कोहल और डी ऑप्शन है तेल। तो एबीसीडी करके भी आप अपना आंसर बता सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन भी टाइप करके बता सकते हैं। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके बाद के जो प्रश्न है उनके साथ। इससे पहले के अगर आपने प्रश्न नहीं देखे हो तो चैप्टर वाइज ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सभी टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।